WWE की रूथलेस एग्रेशन एरा के बारे में हमने कई सारी बातें ऑलरेडी करी हैं अपनी सीरीज के अंदर, जहां पे हमने डिस्कस करा कैसे ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स का इंट्रोडक्शन हुआ था इस कंपनी में इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। बात करी एवोल्यूशन जैसी फैक्शंस की जिन्होंने एक बड़ा इंपैक्ट जो है लेकर आए इन टर्म्स ऑफ टीम्स जो कि WWE में हमको देखने को मिलती थी। बात करी नए मैच टाइप्स की जैसे कि मनी इन द बैंक एंड एलिमिनेशन चेंबर जो कि इस एरा में इंट्रोड्यूस करे गए, और डीवास की इंपॉर्टेंस जो कि आज तक हम विमेंस रेवोल्यूशन के पार्ट की तरह देखते हैं। लेकिन अब अपने इस लास्ट एपिसोड में दी एपिसोड नंबर 10 हम बात करेंगे कि कैसे WWE ने अपने सबसे बड़े फेज में, सबसे बड़े ट्रांजिशन में ये मेक श्योर करा कि हमारे पास नए टैलेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, और कुछ ऐसे की स्टेप्स लिए टाइम के साथ साथ जिससे वो मेक श्योर कर पाए कि कभी WWE का जो रोस्टर है वो पुराना ना हो जाए और उनके पास हमेशा कुछ फ्रेश हो ऑफर करने के लिए। तो फाइनली इतने टाइम बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनल एपिसोड में इस सीरीज के, जिसका नाम है सिक्योरिंग द फ्यूचर, और हम काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा। डेफिनेटली उम्मीद करता हूं आपको मजा आए। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो साल 2013 में WWE ने अपना बड़ा स्टेप लिया जब उन्होंने इन्वेस्ट करा गाइस परफॉर्मेंस सेंटर में, एक ऐसी फैसिलिटी जो कि आज से पहले कभी रेसलिंग में देखी नहीं गई थी, और वो WWE के ट्रेन करने के लिए फ्यूचर को पूरी प्रिपेयर करी गई थी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट का सिलसिला था वो करीब 20 साल पहले चालू हो गया था एक वेयर हाउस में टीवी स्टूडियो के, जहां पे एक रिंग रखी गई थी। WWE के पास उस टाइम पे अपना कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था जैसे कि WCW के पास था। तो डोरी फंक जूनियर और टॉम प्रिचर्ड जो कि ब्रूस प्रिचर्ड के बड़े भाई हैं, इन दोनों ने मिलकर, दे आर प्रोफेशनल रेसलर्स, फॉर्मर ट्रेनर्स, इन्होंने स्टार्ट करा पोटेंशियल टैलेंट को लेके आना इस वेयर हाउस के अंदर और उनको ट्रेन करना, देखने के लिए कि क्या इनकी आखिर पोटेंशियल है। द रॉक यहाँ पे प्रेज करते हैं टॉम प्रिचर्ड को और कहते हैं कि उन्होंने कई घंटे बिताए उस वेयर हाउस में। मार्क हेनरी, एज, हार्डी बॉयज, क्रिश्चियन जैसे जो लोग हैं उन्होंने अपनी शुरुआत इस टीवी स्टूडियो के वेयर हाउस में लगी हुई उस रिंग से जो है वहां से उनको ट्रेन करना स्टार्ट करा गया था। एज और क्रिश्चियन बात करते हैं कि कैसे वो सेटअप में कुछ भी नहीं था और बिल्कुल मुश्किल होती थी वहां पे ट्रेन करने में भी, लेकिन जो उनको सीखने को मिला लाइफ में वो सबसे ज्यादा उनको उसी वेयर हाउस से सीखने को मिला। कर्ट एंगल बात करते हैं कि जब उनको ओलंपिक्स के बाद लेकर आई WWE और उनको ट्रेनिंग मिली तो पहली 3 बम्प्स के बाद वो बोल रहे थे मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं क्विट करना चाहता हूं। लेकिन डोरी फंक जूनियर ने उनको फिनिश करवाया जबरदस्ती वो उनका कैंप, और वो कहते हैं कि दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स जो कि उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में करी थी। लेकिन अगर इस फैसिलिटी की मैं बात करूं तो ये आइडियल नहीं थी इन सुपरस्टार्स के लिए ट्रेन करने के लिए, और यहाँ पे WWE को कुछ बहुत इंप्रूव्ड चाहिए था एक अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए। तो OVW, ओहायो वैली रेसलिंग नाम की प्रमोशन जो फाउंडेड थी बाय डैनी डेविस इन 1993, ये प्रेजेंट थी लुईविल केंटकी में, और जिम कॉर्नेट जो कि उस समय WWE के साथ काम करते थे, 1999 में इन्होंने एक स्टेक खरीदा OVW में और विंस मैकमैन को कन्विंस करा कि हम टैलेंट्स को अब इस वेयर हाउस में ट्रेन करने के बजाय OVW में परफॉर्म करवाएंगे। और कॉर्नेट खुद केंटकी मूव हो गए, उन्होंने पे कट ली फ्रॉम WWE, और विंस मैकमैन ने उनको बोला कि तुम्हें 6 महीने में दे रहा हूं ये ट्राई करने के लिए। लेकिन कौन जानता था कि ये 6 महीने की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 8 साल तक चलेगी आगे। दैट इज हाउ मच ऑफ अ सक्सेस OVW वाज, क्योंकि OVW के पास ऑलरेडी टीवी था, वो टेलीकास्ट कर सकते थे, लाइव क्राउड था, और हर एक वो चीज जो कि टैलेंट को ट्रेन करने के लिए और ज्यादा बेटर बना सकती है, और उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है जो बहुत क्लोज है टू मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन जो कि WWE उस टाइम पे करती थी एज देयर ओन शोज। तो शेल्टन बेंजामिन यहाँ पे बात करते हैं कि जब उनको बोला गया कि उनको केंटकी में इस लोकेशन पे जाना है तो उन्होंने सोचा कि WWE की भी ऐसी फैसिलिटी होगी जैसे उस समय WCW का पावर प्लांट था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये OVW वाला भी जो सिस्टम था पूरा एक टूटा हुआ वेयर हाउस ही था। बटिस्टा रिकॉल करते हैं और जॉन सीना भी यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे वहाँ पे जो सेटअप करा गया था वो सिर्फ इतना था कि हाँ भाई हम एक लाइव शो रन कर सकते हैं, वॉल्स को ब्लैक करा गया, लाइट्स आर ब्राइट, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। रैंडी ऑर्टन शेयर करते हैं कि कैसे जब फर्स्ट टाइम वो उस लोकेशन पे गए पहले तो उनको समझ नहीं आया कि वो सही जगह है या फिर नहीं, और उसके बाद जब उन्होंने गेट पे नॉक किया तो सामने से बड़ा सा आदमी बटिस्टा जो है वो गेट खोलता है, और रैंडी ऑर्टन का पहला थॉट दिमाग में ये था कि भाई मैं किस चीज में फंस गया हूँ, ये मेरे लिए बनी नहीं है।
तो टैलेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे आके फिलअप होने स्टार्ट हो गए और उनको जो है OVW का एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हुआ और हर किसी का कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो एक प्रो था। शेल्टन बेंजामिन को बेस्ट रेसलर माना जाता था, ब्रॉक लेसनर को बेस्ट लुकिंग माना जाता था और जॉन सीना, जिम कॉर्नेट कहते हैं ऐसे प्रोमो कट करते थे आते ही स्टार्टिंग में जैसे 15 साल से वो इस बिजनेस में हो और बाकी लोग कुछ भी वैसा नहीं कर पाते थे। ब्रॉक और शेल्टन के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता तो वो कहते हैं। और रैंडी ऑर्टन को बिजनेस की पहचान थी बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर और बटिस्टा की लुक अपने आप में काफी थी टू बी अ WWE सुपरस्टार। तो यहाँ पे इतने प्रोज थे हर एक बंदे के, जो वीकनेसेस थी उनको मिनिमाइज करने का जिम कॉर्नेट को मौका मिला बिकॉज जिम कॉर्नेट बुक भी कर रहे थे, OVW को वो रन भी कर रहे थे। जॉन सीना कहते हैं कि इतने सारे ग्रेट माइंड्स और रिसोर्सेज थे उनके पास OVW के अंदर कि हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते थे कि हम कैसे सीखें, हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। उनके पास VHS टेप्स थी पुरानी स्टडी करने के लिए, रीडिंग लिस्ट थी और भी बहुत कुछ जहां से वो रेसलिंग को स्टडी भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं ताकि दे कैन बिकम द राइजिंग WWE सुपरस्टार्स। तो 2001 की अब मैं बात कर रहा हूं जब OVW के अंदर बेसिकली इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टैलेंट लाइंड अप था ऑन एयर जाने के लिए। लेकिन जो एक बड़ा चेंज यहाँ पे आने वाला था इन लोगों के लिए वो ये था कि लाइव टीवी पे परफॉर्म करना इज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू टेप करना शोज को। तो OVW इस टाइम पे डेफिनेटली एक सक्सेस थी, ना ही सिर्फ टैलेंट्स को WWE सुपरस्टार में कन्वर्ट करने के लिए बल्कि उन लोगों को भी वापस, वेटरन्स को वापस रिंग में लाने के लिए जो शायद WWE में एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बिग शो का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक टाइम पे जब वो एक्टिवली compete नहीं कर रहे थे, काफी ज्यादा वेट उन्होंने पुट ऑन कर लिया था और वो बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी की जो OVW की वजह से सिर्फ उनको मिली, जिसने हेल्प करी उनको वापस शेप में आने की। मार्क हेनरी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज थी वो लाइफ की, पर बेस्ट थिंग टू हैपन टू मी वाज OVW। APA जैसी एस्टैब्लिश टीम्स जो कि मेन रोस्टर पे कुछ खास नहीं कर रही थी, वो OVW में आए टैलेंट्स के साथ उन्होंने काम किया उनको भी और ज्यादा इनहैंस करने के लिए। और ये वही टाइम था जब WCW को WWE ने खरीद लिया था। द मंडे नाइट वॉर्स वाज ओवर और अब WWE के पास वो ऑप्शन नहीं था कि हम दूसरी कंपनी से सुपरस्टार को ले आए अपना रोस्टर अच्छा बनाने के लिए, उनको खुद के स्टार्स बनाना था एंड दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो OVW के सक्सेस को देखते देखते WWE ने जून ऑफ 2001 में MTV पे स्टार्ट करा अ प्रोग्राम कॉल्ड WWE टफ इनफ। ये एक ऐसा रियलिटी शो था जो कि रियलिटी शोज के एक एक्सप्लोजन के टाइम पे लॉन्च करा गया था और यहाँ पे लोगों को एक ओपन चांस मिला था कि भाई तुम आ सकते हो, एक घर के अंदर तुम्हें बंद कराया जाएगा एंड यू विल हैव टू ट्रेन टू बिकम अ प्रोफेशनल रेसलर। आल स्नो जो कि एक फॉर्मर रेसलर थे, उनको इस शो का जो है नंबर 1 ट्रेनर की तरह उनको अंदर लाया गया और वो कहते हैं यहाँ पे पोस्ट ओपिनियन में कि हर एक चीज इस शो की रियल थी। ये एक ऐसा चांस था कि भाई तुम्हें ओपनली बोला जा रहा है अगर है दम में तो आओ और डेफिनेटली तुम एक WWE सुपरस्टार बन सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुम फैन थे ऑलरेडी रेसलिंग के तो इस घर में रह के तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ रही थी उस बिजनेस के लिए, लेकिन अगर तुमने कभी रेसलिंग देखी भी नहीं थी तो तुम्हें समझ आती कि एक्चुअली में ये चीज कोई है अचीव करनी इतनी ईजी नहीं है। तो टफ इनफ के सीजन 1 के विनर थे मेवन और निडिया, जिनको WWE के मेन रोस्टर पे काफी जल्दी डाल दिया गया था। इनफैक्ट मेवन बने थे वो सुपरस्टार जिन्होंने रॉयल रंबल 2002 में अंडरटेकर को उस मैच से एलिमिनेट करा था। अब टफ इनफ से कोई शो जीत के अगर WWE रोस्टर में आता है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन रॉयल रंबल में अंडरटेकर को एलिमिनेट करना इज अ स्टेप जिसकी हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो टफ इनफ के कुछ लोग थे जो कि अच्छा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको कुछ नहीं आता था, दे डिड नॉट हैव एनफ एक्सपीरियंस। और जबकि यहाँ पे वो जीते, जैसे कि जैकी गेडा एंड क्रिस नोविंस्की, ये 2 लोग थे। इनका एक मैच दिखाया जाता है अगेंस्ट JBL एंड ट्रिश, जहाँ पे इनसे बिल्कुल भी रेसलिंग नहीं हुई। क्लियरली कमेंट्री पे बात करी जा रही थी कितने ग्रीन है और आई डोंट थिंक उनके बाद इसको मौका मिला था बिकॉज जो भी लोग थे उनको एक्सपीरियंस नहीं था एट ऑल टू वर्क अ लाइव टेलीविजन शो। लेकिन दूसरी तरफ ओहायो वैली रेसलिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं थी बिकॉज इट हैड द बेस्ट टैलेंट्स इन द इंडस्ट्री जो अब रेडी थे टू अराइव इन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, शेल्टन बेंजामिन, जॉन सीना कहते हैं कि जैसे हम सबके डेब्यू हुए थे हमें उस पॉइंट पे पता था उस रोस्टर में जाके दैट वी आर बिल्ट फॉर ग्रेटनेस और हम कुछ बड़ा अचीव करेंगे। OVW WWE का डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म बन गया था जो नए स्टार्स लेके आ रहा था और साथ के साथ टफ इनफ एक रियलिटी शो के वे में लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा था।
सीजन 3 के विनर की मैं बात करूं गाइस, ही वाज जॉन मॉरिसन, और सीजन 4 के रनर अप की बात करूं, ही वाज माइक मिज़निन यानी कि द मिज। मिज कहते हैं कि भाई हमेशा से मुझे WWE सुपरस्टार बनना था, वही मेरा इकलौता ड्रीम था और मेरे को एक ही चांस मिला था, दैट वाज टफ इनफ एंड आई टुक माय चांस। और एज कहते हैं पोस्ट शो में कि उस टाइम पे जब जॉन मॉरिसन आ रहा था रिंग में तो मैं नहीं सोचता था कि ये तो एक रियलिटी शो से आया है, मेरे पास हर उस बंदे के लिए इक्वल रिस्पेक्ट थी जिसने उस रिंग में स्टेप करा है एंड ही इज रेडी टू टेक अ बम्प। तो ये रिस्पेक्ट जॉन मॉरिसन और मिज को दिखाई गई एंड वी नो गाइज रेस्ट इज हिस्ट्री कि कितने बड़े वो आगे स्टार्स बने। तो OVW का ये जो फर्स्ट क्रॉप ऑफ टैलेंट था, यानी कि हम कह सकते हैं जो ग्रेजुएट्स थे ओहायो वैली रेसलिंग के, ये अब WWE को कैरी कर रहे थे, रेसलमेनियास को हेडलाइन करना, रॉयल रंबल्स जीतना एंड ऑल्सो बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियंस। सेथ रॉलिंस कहते हैं यहाँ पे पोस्ट ओपिनियन में कि कभी भी ऐसा और किसी टाइम पे नहीं हुआ है WWE में कि कोई एक ग्रुप ऑफ टैलेंट आया हो जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट लाया हो इंडस्ट्री के ऊपर, और वो भी एट द सेम टाइम। 2005 जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे WWE नए ग्रुप ऑफ टैलेंट्स इंट्रोड्यूस करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे इन द OVW स्ट्रीम, और यहाँ पे मिकी जेम्स, बॉबी लैशली, डॉल्फ जिगलर, सेंटिनो मरेला और बेथ फिनिक्स जैसे लोग अब इस WWE के डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट बन गए थे। जिम कॉर्नेट कहते हैं कि अगर हम रूथलेस एग्रेशन एरा को डिफाइन करते हैं और OVW की इंपॉर्टेंस देखते हैं और जितने भी OVW के ग्रेजुएट्स हैं उनको इस रोस्टर से हटा दें तो 2/3 ऑफ रोस्टर तुम्हारा गायब हो जाता है। मे बी इन लोगों के बिना दिस एरा वुड हैव बीन रूथलेस, मे बी वो अग्रेसिव भी होती लेकिन वो रूथलेस अग्रेशन जो चाहिए था वो डेफिनेटली कभी नहीं आ पाता। तो WWE के पास ये सारे मॉडल्स थे और उनको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे समझ आ चुका था कि कैसे उनको जो है नए टैलेंट्स बनाने हैं, कभी उनका रोस्टर पुराना नहीं होना चाहिए। और OVW का सक्सेस देखते हुए उन्होंने पार्टनर करा डीप साउथ रेसलिंग से 2005 में एंड फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग से 2007 में अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए। और इन दोनों में से जो सुपरस्टार्स निकल के आए उनमें से कुछ नाम हैं कोफी किंगस्टन, शेमस, ड्रू मैकिंटायर एंड ऑब्वियसली द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो ये जो पूरी गाइस रूथलेस एग्रेशन की एरा थी, एक चीज इस पूरी एरा में कांस्टेंट थी, द कमिटमेंट ऑफ WWE टू देयर फ्यूचर। और ये चीज सबसे ज्यादा क्लियर हुई रेसलमेनिया 27 के मेन इवेंट में, जहां पे स्टार्स फीचर हो रहे थे टफ इनफ के, OVW के और उस स्टैमफर्ड के वेयर हाउस के, जहां से उन्होंने करना स्टार्ट करा था, बिकॉज इट वॉज द मिज फ्रॉम टफ इनफ, जॉन सीना फ्रॉम OVW एंड द रॉक फ्रॉम दैट वेयर हाउस रिंग इन स्टैमफर्ड कनेटिकट, जो कि दिखाती है कि हर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम WWE का इस पॉइंट पे कितना इंपॉर्टेंट प्रूव हुआ। और ब्रायन गेविट्स कहते हैं यहाँ पे, जो कि मंडे नाइट वॉर्स के टाइम WWE के क्रिएटिव राइटर थे, कि उस टाइम पे अगर हमको कोई बोलता कि आज की डेट में NXT होगी, परफॉर्मेंस सेंटर होगा, तो हम बोलते हैं हाँ क्या तुम आगे से 200 साल बाद की बात कर रहे हो या 300 साल बाद की बात कर रहे हो, क्योंकि इतना प्रोग्रेशन इतनी जल्दी WWE कर पाए ये चीज़ इम्पॉसिबल उस टाइम पे मानी जाती थी। और अपने आउटरो में ट्रिपल एच कहते हैं कि इसी वजह से हम हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि एवोल्यूशन इज नेसेसरी। उस स्टार्टिंग में जो स्टैमफर्ड में एक रिंग रखी गई, वहां से लेके टू द परफॉर्मेंस सेंटर एंड NXT, और जो आज WWE ने डेवलप करा है, इट मेक श्योर ऑल द टाइम कि जो बेस्ट टैलेंट निकल के आ रहा है वो WWE में से ही आए। अगर आज के रोस्टर की, हम करंट रोस्टर की बात करें, बिग ई, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, रिया रिप्ली, बियांका बेलेयर, मैट रिडल और भी कई सारे लोग इस डेवलपमेंटल प्रोग्राम से निकल के आए हैं। तो WWE ने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करना है ये बहुत पहले से ही उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर 1999 में जिम कॉर्नेट ने विंस मैकमैन को जाके नहीं बोला होता कि हमको ये स्टेप लेना है, मे बी WWE भी बहुत पहले ही पिछड़ चुकी होती। तो गाइज हमको क्रेडिट देना पड़ेगा इस डेवलपमेंट को कि कैसे सुपरस्टार्स मेहनत करते हैं, छोटी जगहों से स्टार्ट करते हैं एंड दे फाइनली राइज अप टू द ओकेजन। और रेसलमेनिया 27 का मेन इवेंट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। और इसी के साथ हम आते हैं towards the end of our series finally, that is ruthless aggression era. I hope कि आप लोगों को सारे एपिसोड्स नंबर 1 से लेकर 10 तक पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है गाइस, वीडियो पे आप लाइक ड्रॉप करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं एंड वेरी वेरी सून हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे रेसल इंडिया पे, बिकॉज द ओल्ड कंटेंट इज अबाउट टू कम बैक और मुझे पता है आप लोग उसके लिए वेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।